Hi, welcome at Commerce Students Hub. Our motto is to learn accountancy and commerce subjects by clearing all basic concepts. Today's topic is qualitative characteristics of accounting information and accounting system. Namaskaram, welcome and अब be हम आगे continued. बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन। इससे पहले हमने पढ़ा था यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। मतलब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या होता है, उस इंफॉर्मेशन किसे चाहिए और किस तरह का इंफॉर्मेशन चाहिए, उस चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा कि वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एक फर्म को किस तरह का इंफॉर्मेशन, एक फर्म ही नहीं बल्कि यूजर्स को भी किस तरह का इंफॉर्मेशन वो देता है और यूजर्स के लिए वो कैसे उनके लिए फायदेमंद है, इस चीज़ के बारे में हमने पढ़ा था। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। मतलब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का जो क्वालिटेटिव कैरेक्टर है वो कैसा होना चाहिए। क्वालिटेटिव कैरेक्टर मतलब होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन है उसकी गुण कैसी होनी चाहिए, गुणवत्ता कैसी होनी चाहिए, मतलब वो किस तरह का होना चाहिए, मतलब समझ में आना चाहिए, कंपेरेबल होना चाहिए, ट्रूथ होना चाहिए, मतलब इस तरीके का इंफॉर्मेशन वो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो झूठा होना चाहिए, ठीक है, झूठा नहीं होना चाहिए और किसी तरह का फ्रॉड एक्टिविटी उसमें नहीं होना चाहिए, चीटिंग वाला एक्टिविटी नहीं होना चाहिए। कोई भी इंफॉर्मेशन जिससे एक यूजर्स को डिसीजन लेने में हानि पहुंचेगा, डिसीजन लेने में दिक्कत होगा, वो इसकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की क्वालिटी को कम कर देगा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। तो पहला है रिलायबल होना चाहिए। रिलायबल मतलब होता है कि वो वेरीफिएबल होना चाहिए, मतलब उसको हम वेरीफाई कर सके, उसको प्रमाणित कर सके, उसको हम कहीं से अगर अकाउंट में एंट्री है तो उसको बिना किसी बिना किसी विरोध का, उसमें किसी भी तरीके का विरोधाभास नहीं होना चाहिए, मतलब अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, अगेंस्ट वाले टॉपिक उसमें नहीं होने चाहिए, ठीक है, किसी पक्षपात नहीं होना चाहिए उसमें, ठीक है, और उसमें जो भी है मटेरियल एरर नहीं होना चाहिए। मटेरियल एरर मतलब होता है कि कोई गलती उसमें नहीं होना चाहिए, मतलब उसमें जो हम टाइपिंग करते हैं या फिर एंट्री करते हैं वो गलत नहीं होना चाहिए। कोई भी मटेरियल हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसका नाम गलत नहीं होना चाहिए, उस इंसान का नाम गलत नहीं होना चाहिए जिसके बारे में हम उसमें रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो यह क्या होना चाहिए, वेरीफिएबल होना चाहिए, मतलब इसको हम प्रमाणित कर सके, ऐसा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है, झूठ नहीं होना चाहिए, मतलब चीटिंग वाला इसमें नहीं होना चाहिए। अगला है रेलेवेंस। रेलेवेंस का मतलब होता है कि इंफॉर्मेशन वही चाहिए जो एक यूजर्स को जरूरी है, जो यूजर्स के लिए जरूरत है, जरूरी है कि वो उस चीज को देखकर क्या कर सके, डिसीजन ले सके, ठीक है, उतना ही इंफॉर्मेशन उनको दे। जो इंफॉर्मेशन उनके लायक नहीं है वो देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब जैसे आपने कितना एम्प्लॉय किया, कितने को सैलरी आपने दिया, ये चीजें देने की उसमें डालने की जरूरत नहीं है। उसमें आप ये डालो टोटल सैलरी कितना दिया, अब कितने लोगों को दिया ये तो डालना, ये उसमें डालना जरूरी नहीं है। किस किस इंसान को दिया वो जानना जरूरी नहीं है इसमें। किस कंपनी को अपने इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट किया है वो उतना मायने नहीं रखता। तो ये सब चीजें जो हैं वो किसी यूजर्स के डिसीजन में इफेक्ट नहीं करेगा। तो ऐसी इंफॉर्मेशन देना है उसमें जो यूजर्स के डिसीजन को इफेक्ट कर सके। अगर वो कहीं और इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो वो चीज छोड़कर वो आपके पास आ जाए, ऐसा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन उनको देना चाहिए, ठीक है। या अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबिलिटी होना चाहिए उसके अंदर। अंडरस्टैंडेबिलिटी आपको पता ही होगा, ये जो एबिलिटी है यार लास्ट में जो टी वाई लगाते हैं वो किसी के एडजेक्टिव को दिखाता है, मतलब उसे विशेषता दिखाता है, उसके गुण को दिखाता है। तो जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होना चाहिए वो अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, मतलब समझ में आ जाए इस तरीके का होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। उसमें जो भी टाइपिंग वर्ड होना चाहिए, जो भी अमाउंट होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है, क्लियर होना चाहिए। तो इस चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए
आपने अकाउंटिंग तैयार किया, रिकॉर्ड किया, लेकिन उसको सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड नहीं किया, तो अगर आपको भी अगर बाद में मैचिंग करना पड़े कि मुझे मिलाना पड़े, तो आप खुद भी कंफ्यूज हो जाओगे उस चीज को देखने के लिए। आपको लगता है कि मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया इस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में, अकाउंटिंग प्रिपरेशन में, तो उसको मैं फिर दोबारा से चेक कर सकूं, टैली कर सकूं, तो उसके लिए आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये सोचो कि जब आप अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन तैयार कर रहे हो, आप अकाउंटिंग रिकॉर्ड तैयार कर रहे हो और लास्ट में आप ही जाकर कंफ्यूज हो जा रहे हो, तो आपके जो कस्टमर्स हैं, जो यूजर्स हैं, वो कैसे इसका डिसीजन लेने में हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो ये चीजें भी हमें इसमें देखना होगा। देखो, हम जो यहाँ आपको समझा रहे हैं वो नेचुरल वे है, ये नेचुरल लैंग्वेज है, ये आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो पेपर में लिखने के लिए, एक एग्जाम्पल के रूप में, कि आप किस तरीके से आप समझा सकते हो कि अकाउंटिंग जो है कैसे अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये चीजें आपको देखना होगा। इसके बाद है कंपेरेटिबिलिटी। कंपेरेटिबिलिटी मतलब अगर आपका अकाउंट क्लियर है, अंडरस्टैंडेबल है, तो आप आसानी से उसको कंपेयर कर सकते हो। कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना, तो आप तुलना कर सकते हो, वो तुलनीय होना चाहिए। आपको कंपेयर करना है किससे? लास्ट मंथ के अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से, लास्ट ईयर के अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से, लास्ट 5 ईयर के अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से, या फिर आपको कंपेयर करना है दूसरे जो अगेंस्ट में आपके अपोजिशन कंपनी है उसके बैलेंस शीट से। तो आप आराम से बिना झिझक के, बिना कंफ्यूजन, अगर आपका अकाउंटिंग क्लियर है और रूट ट्रू है, तो आप आराम से उसको कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, वो कोई भी कर सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी खास लोगों की जरूरत पड़ेगी, किसी खास स्किल्स वाले लोगों की जरूरत पड़ेगी, नहीं, वो कोई भी कर सकता है, इसको थोड़ा सा भी अकाउंटिंग का इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं और नहीं भी हैं तो कोई बात नहीं है, हम जैसे आपको समझा रहे हैं कि इसकी इन्फॉर्मेशन कैसी है, आप कैसे इसको टैली कर सकते हो। अगर आप अकाउंट के स्टूडेंट नहीं हो या फिर बैकग्राउंड से नहीं हो तो कैसे कर सकते हो, इन चीजों के बारे में हम इस क्लास में हम जानेंगे। ठीक है, तो दिस इज व्हाट आई वांट टू से। अगर आपको समझ में आया तो आप कंटिन्यू करिए और कमेंट सेक्शन पर कमेंट कीजिए कि हाँ समझ में आया, आगे हम बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं कि अकाउंटिंग की क्वालिटी तो हम जान लिए, लेकिन अकाउंटिंग क्वालिटी जो है वो क्या है, मतलब किस तरीके से, किस सिस्टम पर डिपेंड करता है। हम उसके अकाउंटिंग तैयार जो करते हैं वो कौन सा सिस्टम को अडॉप्ट करता है। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक कहते हैं उसको सिंगल एंट्री सिस्टम और दूसरा होता है डबल एंट्री सिस्टम। तो सबसे पहले हम डबल एंट्री सिस्टम के बारे में जानते हैं और फिर उसके बाद सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक है, इसे कंपेयर करने में आसान होगा। तो डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, नाम से ही है डबल, मतलब होता है डुअल, जिसके दो स्पेस मतलब बोथ है। ठीक है, एंट्री मतलब एंट्री करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, और सिस्टम मतलब आपको पता ही है तंत्र, मतलब किस पॉलिसी, किस प्रिंसिपल्स को हम यूटिलाइज यहाँ पर यूज करेंगे, वो हो गया सिस्टम, वो पूरा जिसको हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ट्रांजैक्शन, देखो ट्रांजैक्शन हमारी कंपनी में जो भी होता है उसके दो इफेक्ट होते ही होते हैं। ठीक है, दो इफेक्ट मतलब अगर हम कोई सामान खरीद रहे हैं तो एक तो मेरे पास सामान आ रहा है और दूसरा मेरे तरफ से पैसा जा रहा है। अगर हम कैश में खरीद रहे हैं, ठीक है, तो पैसा जा रहा है, तो यहाँ पर दोनों काम हो रहा है, डेबिट भी हो रहा है और क्रेडिट भी हो रहा है। डेबिट मतलब लेना, क्रेडिट मतलब देना। ठीक है, और ये जो डेबिट और क्रेडिट का जो सिस्टम है ये एक जगह जाकर चेंज भी हो जाता है, वो डिपेंड करता है वो किस तरह का नेचर है, उसका नेचर क्या है ट्रांजेक्शन का। ठीक है, तो अगर एसेट्स है, मान लीजिए हमने परचेज किया है तो वो हमारा एसेट है, तो अगर एसेट अगर इंक्रीज होता है तो हम उसको डेबिट करते हैं, और वही एसेट अगर डिक्रीज होता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। जैसे मैंने कहा मशीनरी हमने खरीदा, तो मशीनरी हमने खरीदा तो मशीनरी हमारे कंपनी में आया, लेकिन उसके जगह पर हमने क्या दिया बेचने वाले को, हमने उसको दिया पैसा, और पैसा भी एक तरह का हमारा एसेट है। तो जब मशीनरी हमने लिया तो एसेट बढ़ गया और कैश कम हो गया, तो जो बढ़ा एसेट उसको हमने डेबिट किया और जो घटा उसको हमने क्रेडिट किया। तो आप देख रहे हो इन दोनों चीजों को हम रिकॉर्ड करते हैं किसमें, डुअल एंट्री सिस्टम में। ठीक है, कि क्या डेबिट हुआ और क्या क्रेडिट हुआ, इससे क्या होता है, इससे फायदा क्या है।
इससे फायदा ये है कि हम कंपेरेटिव स्टडी कर सकते हैं। एट द एंड हम जब ट्रायल बैलेंस तैयार करते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट टैली कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब अगर टैली कर रहा है, इसका मतलब आपका डबल एंट्री सिस्टम है, फॉलो हो रहा है और उसमें कोई गलती नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा है तो आपने कुछ गलत किया है, या तो आप कोई एंट्री भूल गए होंगे, या फिर आपने अमाउंट गलत डाल दिया, या फिर किसी और के अकाउंट में उस अमाउंट को डाल दिया, ऐड कर दिया, या फिर जीरो कम कर दिया। तो ये सभी चीजें जो है सो मैटर करते हैं अकाउंटिंग में बैलेंस शीट को इफेक्ट करने के लिए। तो हम ट्रायल बैलेंस जब बनाते हैं तो उसी समय टैली करते हैं, मैच करते हैं कि हमने कोई गलत तो नहीं किया, ठीक है। और एक बात ये भी कि ट्रायल बैलेंस अगर टैली कर रहा है, डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर है, तब भी ये जरूरी नहीं कि आपका अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सच है, ठीक है, ट्रू है। तो आपको अकाउंटेंट आपको उसे बार बार टैली करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है कि क्या हमने जो तैयार किया है वो सही है या गलत है। तो यहाँ पर हमने जो डबल एंट्री सिस्टम है इसमें बोथ डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, दोनों को, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हमने उधार कोई सामान लिया है, राजेश से मैंने मशीनरी खरीदा, ठीक है, मशीन तो मैंने खरीद लिया, लेकिन इसके बदले में क्या हुआ, मशीन मेरे पास आया लेकिन पैसा तो नहीं गया। लेकिन क्या हुआ कि उसके जगह पर मैंने उसको बोला कि भाई मैं तुम्हें पैसे जो है ना बाद में दे दूंगा, मेरा काम तो हमेशा का है, हमेशा तुम्हारे पास आता हूँ, मैं सामान लेता हूँ, तो मैं तुम्हें बाद में पैसे दे दूंगा। आप क्या करो कि इसको अपने क्रेडिट बुक में मेरा नाम लिख लो कि मुझे इससे नहीं, डेटर बुक में लिख लो, क्योंकि उसके लिए मैं बंदा होगा डेटर, क्योंकि उसे मुझसे पैसा लेना है, ठीक है। अगर मुझे अगर एक फर्म को किसी दूसरे से पैसा लेना होता है तो फर्म के लिए वो व्यक्ति डेटर कहलाता है, और अगर फर्म किसी को देता है तो उसके लिए वो व्यक्ति डेटर कहलाता है, ठीक है, या ठीक है, समझ में आ गया। और दूसरा चीज, अगर फर्म अगर किसी से लेता है उधार में, क्रेडिट में, तो वो फर्म के लिए क्या बन जाता है, क्रेडिटर। तो ये चीजें, अब यहाँ पर मशीनरी आया पर कैश नहीं गया, लेकिन एक बात है कि हमने उससे उधार लिया है तो कभी ना कभी तो पैसा देना पड़ेगा, तो उसको हम क्रेडिटर के रूप में, लायबिलिटी के रूप में उसको हम एंट्री करते हैं। तो हमारा एसेट भी बढ़ गया और लायबिलिटी भी बढ़ गया, तो इन दोनों चीजों को हम रिकॉर्ड करते हैं। बाद में अगर मैं पैसे देना भूल गया, ठीक है, अगर मैंने मान लो कि मैंने रिकॉर्ड कर लिया, सिर्फ मशीनरी मेरे पास आ गया है, ठीक है, अब मेरे दिमाग में याद रहेगा कि मुझे उसे पैसे देने हैं, ठीक है, पर 10 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, या तो कुछ महीने बाद मैं भूल जाता हूं उसे देना, तो क्या होगा, वो मुझे आकर याद दिलाएगा और मैं बोलूंगा नहीं मैंने तो पैसे दे दिए थे। तो इसके यही कारण है कि हमें अकाउंटिंग तैयार करना पड़ता है, हमें रिकॉर्ड रखना पड़ता है इन चीजों का, दोनों तरह के एस्पेक्ट्स का, कि मैंने उससे सामान तो खरीदा लेकिन क्या मैंने उसको कैश दिया था या फिर नहीं दिया था, ये भी रिकॉर्ड करना होता है, ठीक है। तो बोथ डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना होता है। ये कंप्लीट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है, क्योंकि यहाँ पर दोनों चीजें रिकॉर्ड हो रहा है, डेबिट एंड क्रेडिट। तो ये क्या है, एक कंप्लीट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है। इसको वेरीफाई किया गया है, अकाउंटिंग जो कॉमर्स होते हैं, कॉमर्स के बोर्ड ऑफ कॉमर्स जो होते हैं, उसने इसको आइडेंटिफाई कर दिया, वेरीफाई कर दिया कि ये एक साइंटिफिक और कंप्लीट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस है, ठीक है। दूसरा, इसमें क्या होता है कि हमारा अर्थमेटिक एक्यूरेसी रहता है। अर्थमेटिक एक्यूरेसी मतलब होता है, जैसे मान लो हम जल्दी रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, और हमें पता है कि हम दोनों इफेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं। तो मान लें मशीनरी मैंने लिख लिया है 10,000, ठीक है, मशीनरी मैंने खरीदा 10,000 का, तो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था मैंने लिखा उसमें मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और मशीनरी 10,000 का था लेकिन मैंने उसमें 1,000 लगा दिया, ठीक है, या फिर मान लो 10,000 लगा दिया, लेकिन कैश में मैंने 1,000 लिखा है। तो फिर मैं दोबारा ऊपर देखूंगा क्या मैंने सही किया है, तो वहां पता चलेगा कि नहीं, 1 जीरो तुमने कम कर दिया, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा कि हम उसको दोबारा से सही कर सकते हैं। और जब जर्नल में हम लास्ट आएंगे तो वहां देखेंगे कि हमारा जो डेबिट साइड है और जो क्रेडिट साइड है वो दोनों क्या है, बैलेंस है। अगर नहीं है तो हमें दोबारा चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को
देखते हैं। इसके बाद आता है डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस। हम इससे प्रॉफिट एंड लॉस को भी डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, हम दो जगह इसकी एंट्री करते हैं, एक जैसे कैश बुक में भी रिकॉर्ड करते हैं और मशीनरी बुक में भी रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पर दोनों जगह रिकॉर्ड हो गया ना, तो यहाँ पर क्या हुआ कि हम प्रॉफिट और लॉस पता कर सकते हैं कि हमारे पास कैश कितना था, मैंने कितने में क्रेडिट परचेज किया है, माइनस कर देंगे। अगर क्रेडिट ज्यादा है तो इसका मतलब लायबिलिटी ज्यादा है, अगर कैश कम है, कैश ज्यादा है तो हमारा एसेट ज्यादा है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को। कंपेरेटिव स्टडी इज पॉसिबल। मैंने बताया कि हम यहाँ पर कंपेरेटिव स्टडी कर सकते हैं अगर हमारे पास जो भी रिकॉर्ड है वो एक कंप्लीट अकाउंटिंग सिस्टम है, डबल एंट्री सिस्टम में, तो हमें कंपेयर करने में क्या होगा, फायदा और इजी होगा। और ये सिस्टम जो है मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल ज्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है कि हम हर तरह के इंफॉर्मेशन को पता कर पाते हैं कि हमने डेबिट क्रेडिट कितना लिया है और क्रेडिट कितना परचेज किया है। इसके बाद आता है आपका डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड मिस अप्रोप्रिएशन। हमने क्या चीटिंग करी, उसमें हमने क्या गलती करी। ठीक है, इस चीज के बारे में हम डुअल एंट्री सिस्टम में चेक कर सकते हैं। ये इसका सबसे बढ़िया बेनिफिट्स एंड एडवांटेज है। इसका लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन ये है कि ये बहुत ही लेंथी प्रोसेस है, कॉस्ट इफेक्टिव है। ठीक है, इसमें कॉस्ट भी ज्यादा लगता है, तो इसके लिए स्पेशल स्किल्ड भी होना चाहिए। तो उसके लिए हम एम्प्लॉय करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं उनको खास तरीके से। तो ये चीजें जो है क्या है, इसका लिमिटेशन है। पर इस एडवांटेज के सामने में लिमिटेशन क्या हो जाएगा, फेल। लिमिटेशन हर चीज का होता है, हर कोई जो भी काम है उसका एक एडवांटेज और लिमिटेशन दोनों होता है। तो हमें यह देखना होता है कि ज्यादा प्रभाव कौन पड़ रहा है, एडवांटेज या लिमिटेशन। ठीक है, और फिर हम उसका यूटिलाइज करते हैं। जो बड़े बिजनेस होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, वो डबल एंट्री सिस्टम को यूज करती है। अब आते हैं दूसरा सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, उसको हम कहते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है कि हम सिर्फ सिंगल स्पेस, मतलब एक ही ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, दो इफेक्ट होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। उनमें से हम सिर्फ एक एस्पेक्ट को ही रिकॉर्ड करते हैं, या तो डेबिट को करते हैं या फिर क्रेडिट को। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि मशीनरी हमने खरीदा, कैश में खरीदा और मशीन कैश दिया और मशीनरी आ गया। अब जब कैश दे दिया तो हम सोचते हैं अब जब दे ही दिया तो कहानी खत्म, उसका मशीनरी रिकॉर्ड कर लेते हैं सिर्फ। ठीक है, तो हमने क्या किया, मशीनरी को रिकॉर्ड कर लिया और कैश को छोड़ दिया। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, सिर्फ एक ही सिस्टम को, एक ही एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड किया, डेबिट को। ठीक है, तो वैसे ही और भी होते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिसमें हम दोनों चीजें रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, दोनों मतलब दोनों एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करते हैं। जैसे क्रेडिट परचेज होता है तो उसमें हम दोनों, इन्वेस्टमेंट होता है उसमें हम दोनों। और ये जो होता है सिंगल एंट्री सिस्टम, ये फॉलो किया जाता है छोटे छोटे फॉर्म्स के लिए, क्योंकि इनको करने के लिए ज्यादा स्पेशल स्किल्स की जरूरत नहीं है। अगर उसको हल्का सा भी आता होगा तो वो अपना तैयार कर सकता है। ठीक है, और इसका डिसएडवांटेज, लिमिटेशन ये है कि यह एक इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट रिकॉर्डिंग है अकाउंटिंग सिस्टम का। ठीक है, इनकम्प्लीट अकाउंटिंग सिस्टम है ये, समझ ले। तो ये है आपका सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग के कैरेक्टर्स क्या है, उसके प्रोसेस क्या है, अकाउंटिंग एक आर्ट और साइंस है, अकाउंटिंग के बेनिफिट्स क्या है, उसके रोल क्या है, स्कोप्स क्या है, लिमिटेशंस क्या है, यूजर्स के बारे में जाना, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बारे में जाना, बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग के डिफरेंस हमने जाना इसमें, और हमने यहाँ पर सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को जाना। तो आप अगर क्लास 11th में हैं या फिर नहीं भी हैं और अकाउंट के बारे में कुछ ज्यादा जानना चाहते हैं, मतलब बेसिकली, ठीक है, बेसिक से, तो आप मेरे क्लास 11th की जो भी प्लेलिस्ट है आप उसमें जाइए और उसमें सारे वीडियोज आपको मिलेंगे डे बाय डे बेसिस पर। ठीक है, अभी आपको धीरे धीरे उसमें सारे अपलोड होना शुरू होंगे और एट द एंड जब खत्म होगा तब उसमें वापस सब कुछ वापस से आ जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज हमें कमेंट सेक्शन पे कमेंट करें।
अच्छा नहीं लग रहा है तो भी कोई बात नहीं है, आप डिसलाइक का उसमें आता है एक इस तरीके का अकाउंटिंग, इस तरीके का आइकन होता है और एक इस तरीके का आइकन होता है। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इस वाले आइकन को दबाइएगा, और अगर नहीं अच्छा लगता है तो आप इस तरीके को प्रमोट कीजिए, ताकि हम इससे हमारे को मोटिवेशन होगा इम्प्रूवमेंट के लिए। जितना ज्यादा ये आएगा और जितना ज्यादा ये आएगा, दोनों ही हमें क्या करेगा, मोटिवेट करेगा, कुछ सीखने को हमारे को बोलेगा। ठीक है, और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी फ्रेंड्स हैं आपको प्लीज शेयर कीजिए, आप ही हमें एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा सकते हैं। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड योर लव। Thanks. Subscribe, like, comments, and share. Thanks for your support and love.